Lellen Talk Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। 370 के हटने से क्या लाभ हुआ है वो जम्मू कश्मीर की मेरी बहन बेटियों को पूछो। अब जम्मू में आईआईटी भी है और आईआईएम भी है और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो बेच रहे हैं, वो पंडित वो वहीं जम्मू में बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को जम्मू में थे। अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने के बाद से जब भी देश का कोई बड़ा नेता जम्मू कश्मीर पहुंचता है तो चर्चाओं की आवृत्ति थोड़ी बढ़ जाती है और ये तो खुद प्रधानमंत्री का दौरा था। अभी पिछले महीने मार्च में वो पहली बार कश्मीर गए थे और अब 2 महीने में जम्मू का दूसरा दौरा उन्होंने किया है। क्यों जम्मू पहुंचे थे प्रधानमंत्री, क्या कहा उन्होंने, क्या किया, इन सब पर बात करेंगे और बात जम्मू की भी करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप शो। जम्मू में उधमपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं जितेंद्र सिंह। केंद्र में मंत्री हैं और उधमपुर से 2 बार के सांसद हैं। अब की तीसरी बार उनको टिकट मिला है। उन्हीं के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री उधमपुर पहुंचे थे। वहां जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। क्या क्या कहा, उसमें सबसे खास 5 बातें आपको बता देते हैं। पहली बात उन्होंने ये कही कि ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने भर का नहीं है, बल्कि ये देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। सरकार मजबूत होती है तो चुनौती को भी चुनौती देती है। दूसरी बात उन्होंने कही कि पुराने लोगों को मेरा 10 साल पहले का भाषण याद होगा। मैंने यहीं आकर कहा था कि मुझ पर भरोसा कीजिए और मैं 60 साल की समस्याओं का समाधान करूंगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि कांग्रेस, पीडीपी और एनसी ने जम्मू कश्मीर में 370 की दीवार बना दी थी। लोगों को बताया गया कि उनकी जिंदगी 370 रहने तक ही रहेगी। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी है। चौथी बात कही कि मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वो घोषणा कर दें कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो 370 को फिर से बहाल कर देंगे। और 5वीं बात कही कि वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होंगे। इसे वापस राज्य का दर्जा भी मिलेगा। यहाँ दशकों बाद ये पहला चुनाव होगा जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, सीमा पार से गोलीबारी जैसे मुद्दे नहीं होंगे। ये प्रधानमंत्री ने कहा। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी, इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे। ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। हम जम्मू और कश्मीर के बारे में सरकार और विपक्ष दोनों की बातें सुनते हैं। इन दोनों के दावों के बीच जम्मू कहां खड़ा हुआ नजर आता है, अब इस पर बात करते हैं। 2 चीजें नजर आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार गंभीर हुई है, लेकिन कुछ बड़े काम होने अब भी बाकी हैं। बिंदुवार तरीके से समझते हैं। पहली बात, उन बड़े कामों की पहले करते हैं जो पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पूरे हो गए हैं या पूरे होने को हैं। पहला, कनेक्टिविटी के स्तर पर जम्मू में काम हुआ है। कई डेडलाइन चूक चुके USBRL यानी कि
उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का काम अंतिम चरण में है। 111 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को वाजपेयी सरकार ने नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया था। 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना के 48 किलोमीटर लंबे हिस्से का लोकार्पण किया। इसी के साथ भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग T49 से यातायात भी शुरू हो गया। ये करीब 13 किलोमीटर लंबी है। अब ट्रेन बारामूला से संगलदान तक जाने लगी है। संगलदान रामबन जिले में है, जो जम्मू संभाग में पड़ता है, यानी कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के बीच रेल लिंक स्थापित हो चुका है। अब बस एक सुरंग और एक पुल का काम बाकी है, जिसके बाद दिल्ली से श्रीनगर तक राजधानी चलने लगेगी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया टुडे से जुड़े जर्नलिस्ट अशरफ वानी, जो बरसों से जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत 80 के दशक में हुई थी, वो था कश्मीर को रेल से देश के साथ जोड़ना। उस पर काफ़ी तेज़ी से काम हुआ पिछले 10 साल के दौरान, और जो सबसे बड़ा विश्व का रेलवे ब्रिज है चिनाब पर, वो बन के तैयार हो गया है। बानिहाल तक तो पहले ही बारामूला बानिहाल ट्रेन चल रही थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि 2025 से पहले जो है पूरे देश के साथ कश्मीर घाटी को रेल के लिंक से जोड़ा जाएगा। उस पर तेज़ी से काम जारी है, यहाँ तक कि 2024 के अंत तक ये काम जो है पूरा हो सकता है। द लल्लन टॉप को रेल भवन के उच्च पदस्थ सूत्रों से जानकारी मिली है कि अगर कोई नई चुनौती नहीं आती तो अगस्त और सितंबर 2024 में USBRL प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा। काम पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा काम हुआ है रेल लिंक के साथ साथ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की 4 लेनिंग का काम भी अंतिम चरण में है। रामबन जिले में कुछ सुरंगों और पुलों का काम बाकी है। इसके अलावा बाकी सड़क पर यातायात भी शुरू हो गया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर को IIT, IIM भी मिला। दोनों के परिसरों का उद्घाटन हो चुका है। सांबा में एम्स का उद्घाटन भी हुआ है। दूसरा जो सबसे विशेष जो प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए था, वो था श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लाइन बनाने का, जिस पर नितिन गडकरी का कहना था कि जो सफर बाय रोड श्रीनगर से जम्मू तक 12 घंटे में पूरा होता था, वो 4 घंटों में हुआ। वो लगभग पूरा हो चुका है, और लोग कहते हैं कि 4 से 5 घंटे के बीच जम्मू से श्रीनगर अगर मौसम ठीक हो तो पहुंचा जा सकता है, पहुंचते भी हैं लोग। और जब वो ये पूरा जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेस हाईवे 4 लेन ये जब पूरा हो जाएगा तो 4 घंटे में श्रीनगर और जम्मू के बीच में जो है दूरी तय हो जाएगी बाय रोड, और कहीं ना कहीं जो है इससे लोगों को भी राहत होगी, और जम्मू और कश्मीर के बीच में जो है संपर्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि अगर सुबह सवेरे कोई निकलेगा तो शाम तक जम्मू में अपना काम निपटा कर वापस श्रीनगर आ सकता है, और ऐसे ही जम्मू के लोगों के लिए भी सुविधा होगी कि वो सुबह अगर श्रीनगर के लिए निकले तो एक ही दिन में वापस जा सकते थे, वरना पहले कम से कम 1 दिन या 2 दिन का स्टे एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जरूरी था। तीसरा काम, चुनाव में जनता की भागीदारी को लेकर बड़े स्तर पर काम हो रहा है। 2019 में जम्मू में कश्मीरी पंडितों को वोट डालने के लिए जो पोलिंग बूथ बनाए गए थे, इस बार उनसे कहीं ज्यादा बूथ बन रहे हैं। यहाँ करीब 1.25 लाख कश्मीरी पंडित वोटर हैं, पिछली बार से करीब 15,000 ज्यादा। कश्मीर से बरसों पहले विस्थापित हुए ये कश्मीरी पंडित इन पोलिंग बूथों से कश्मीर की लोकसभा सीटों के लिए वोट डाल सकेंगे। अब उन कामों की बात करते हैं जिनके पूरा होने का इंतजार जम्मू कश्मीर के लोगों को आज भी है। इसमें पहला काम है 370 निष्प्रभावी होने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने बाकी हैं। परिसीमन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन अंतिम फैसला भी नहीं लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सितंबर से पहले राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाएं। 30 सितंबर की डेडलाइन है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2014 में हुए थे। हालांकि 2020 में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी DDC के चुनाव हुए थे, लेकिन पब्लिक डिमांड विधानसभा चुनाव की है। अब तो यहाँ से थोड़ी दूर बैठा लद्दाख भी विधानसभा की मांग कर रहा है, लेजिस्लेचर की मांग कर रहा है, जिसको लेकर के वहाँ प्रदर्शन भी चल रहे हैं। जब 370 हटा था तो लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लद्दाख पर हमने लल्लन टॉप शो में भी विस्तार से बात की है। आपकी सुविधा के लिए उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में जल्दी ही विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा था, तब सरकार ने आश्वासन दिया था जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत जल्द जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को मिलेगा, और साथ ही साथ जो है विधानसभा चुनाव भी किए जाएंगे जब हालात बेहतर होंगे।
और काफ़ी इसके लिए जो है प्रयास सरकार ने किए और बहुत हद तक कामयाब हुई यहाँ में आतंकवाद कम करने में, ख़त्म करने में। और साथ ही साथ जो है अब जब सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी थी सुनवाई करते हुए 370 की 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव होने चाहिए, तो उस पर आज प्रधानमंत्री ने मोहर लगा ली कि बहुत जल्द जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। ये मांग न सिर्फ आम लोगों की थी बल्कि खास तौर से जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की, और माना जा रहा है कि लोकसभा के चुनावों के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव 30 सितंबर से पहले हो जाएंगे। दूसरा काम जो अभी होना बाकी है वो है कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास। ये मुद्दा ऐसा है जो दशकों से सुलझा नहीं है। 1989-90 में घाटी से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडित आज भी अलग अलग राज्यों में या जम्मू में ही बने ट्रांजिट कैंप्स में रह रहे हैं, घर वापसी की राह देख रहे हैं। उनकी घर वापसी को लेकर यूपीए सरकार ने भी शुरुआत की थी, उसमें कुछ पहल हुई, कुछ क्वार्टर्स बने कुछ परिवारों के लिए, और उसके बाद एनडीए सरकार ने, बीजेपी सरकार ने पूरा भरोसा दिया था कश्मीरी पंडितों को कि उनकी घर वापसी जो है वो मुमकिन बन जाएगी। उसमें अभी तक परिवार जो है वापस नहीं लौट पाएगी। 2021, 22 और 23 में खासतौर से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने रणनीति बदली, जो माइनॉरिटीज हैं या कश्मीरी पंडित हैं उनको निशाना बनाना शुरू किया, जिसके बाद कश्मीरी पंडित का डर जो है वो कम नहीं हुआ और अभी भी वो हिचकिचा रहे हैं कश्मीर वापस आने के लिए। लेकिन जाहिर है जब आतंकवाद खत्म हो जाएगा तब इस पर एक बड़ी पहल होगी, तब जो चाहते हैं कश्मीर में वापस अपने घर आ सकते हैं। लेकिन जितना उम्मीद जताई जा रही है कि ये काम बहुत जल्द होगा, उतनी पेशरफ्त उसमें नहीं हुई। 1990 के बाद कश्मीरी पंडितों के लिए जम्मू में ट्रांजिट कैंप्स बनाने का काम सबसे पहले उधमपुर में ही हुआ। कुछ कैंप्स आज तक बरकरार हैं, वहाँ लोग रहते भी हैं। अब वहाँ छोटे छोटे फ्लैट्स बन चुके हैं। कुछ कैंप्स या कॉलोनीज को बाद में पंडित कॉलोनी भी कहा जाने लगा। वहाँ पर रह रहे विस्थापित कश्मीरी पंडितों के दिल में आज भी अपने शहर, अपने घर लौटने की तमन्ना है। इस दिशा में वाजपेयी सरकार और फिर मनमोहन सरकार ने भी कुछ कोशिशें अपने स्तर से की थी, लेकिन वो नाकाफी रहीं। इधर बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि फिल्मों या खुली बहसों के जरिए कश्मीरी पंडितों का मुद्दा जीवंत हुआ है। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और 1989-90 के उस विभत्स दौर के बारे में बात करती एक किताब है अ लॉन्ग सीजन ऑफ एशेस। इसे लिखा है सिद्धार्थ गिगू ने। सिद्धार्थ गिगू का परिवार भी विस्थापितों में से एक था। किताब में सिद्धार्थ ने 1990 के बाद के समय के उन ट्रांजिट कैंप्स के हालात को बयान किया है। सिद्धार्थ लिखते हैं अपनी किताब में कि कैंप में 5 टेंटों को मिलाकर हमारा स्कूल बनाया गया था। कुल 1200 परिवार यहाँ रह रहे थे। 12 बाई 12 के कैनवस टेंट लगाए गए थे जहाँ लोग रह रहे थे। 3 टेंट के बीच में एक वॉशरूम हुआ करता था। परिस्थितियाँ बहुत ही कठिन थी। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर लिखी एक और किताब आवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स के लेखक राहुल पंडिता बताते हैं कि कश्मीर में पंडितों की मौत का ऑफिशियल आंकड़ा करीब 700 का है, लेकिन मैं कहूँगा कि यह आंकड़ा करीब 10,000 है। वजह, जब विस्थापित लोगों को रिफ्यूजी कैंप्स में रखा गया तो तमाम लोगों की मौत अलग अलग वजहों से, अलग अलग बीमारियों, सांप बिच्छू वगैरह के काटने से भी हो गई थी। ये विस्थापित पंडित पहले टेंट में रहते थे, फिर उन्हें गुंबद नुमा इमारत में रखा गया, फिर कच्ची ईंटों के मकान में, और अभी कुछ साल पहले उन्हें जम्मू शहर से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर एक कमरों के जर्जर मकान दे दिए गए हैं। कश्मीर की बर्फ के आदी पंडितों को अब जब आतंकवाद के कारण विस्थापित होकर जम्मू आना पड़ा तो उन्होंने मैदान की गर्मी पहली बार झेली। इंडिया टुडे मैगजीन के लिए हरिंदर बावेजा ने 1992 में एक रिपोर्ट की थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि विस्थापन के पहले 2.5 साल में 430 पंडित लू लगने से मारे गए थे। नदी के किनारे तंबू थे और 24 लोगों की जान डूबने से चली गई। मानसिक तनाव के मरीज बढ़ने लगे। लोग खुदकुशी के बारे में सोचने लगे। जिस जम्मू को हिंदुओं के लिए सुरक्षित माना जाता था, वहाँ रेफ्यूजियों के आते ही ज़मीन के भाव और मकान का किराया तेज़ी से बढ़ने लगा। पंडित बहुत पैसे जोड़कर भी एक आध कमरे से ज़्यादा का इंतज़ाम नहीं कर सकते थे। सरकारी इंतज़ाम बेकार थे। इस पूरे मामले पर अशरफ वानी का विश्लेषण सुनिए। जम्मू कश्मीर में जहाँ तक उधमपुर ट्रांजिट कैंप की बात है, वो भी जो है वो तो बना हुआ है, लेकिन उस ट्रांजिट कैंप में भी जो है अभी काम तो चल रहा है। लेकिन उस ट्रांजिट कैंप में जाहिर है कि अगर बाकी मामले या बाकी हालात में सुधार होता है तो उस ट्रांजिट कैंप की ज़रूरत शायद फिर नहीं पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल उस तरह की सुविधाएँ वहाँ पर उन लोगों के लिए हैं जो उसमें रहना चाहेंगे या वहाँ पर बैठते हैं।
ऐसे ट्रांजिट का भरतपुर में ही नहीं है, बल्कि अलग अलग हर जिले में जो है सरकार ने बनाए हैं। यहाँ पर कम से कम जो असुरक्षित महसूस करें परिवार या कर्मचारी, वो वहाँ पर रह सकते हैं। उनके लिए सुविधाएं भी हैं, उनके लिए घर भी हैं, उनके लिए बाकी जो ज़रूरी साज सामान या सुविधाएं होनी चाहिए, तो वो वहाँ पर पूरी कर दी है सरकार ने, और वहाँ पर लोग रहते हैं। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में फिलहाल केंद्र सरकार का स्पष्ट संदेश है, 370 अब नहीं है और होगा भी नहीं। चुनाव कराए जाएंगे, विकास का कीवर्ड भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कश्मीरी पंडितों का मुद्दा अभी भाषणों में भी जगह हासिल नहीं कर पाया है। बड़ी खबर में इतना ही। अब जम्मू से रुख करते हैं दिल्ली का और जानते हैं दिन की सुर्खियां। क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? ये सवाल बीते कुछ दिनों से दबी जुबान से तो पूछा जाने लगा था, लेकिन 12 अप्रैल को ये सवाल मुखर हो गया। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली में मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी में है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां पर अफसर पोस्टेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के पीए को हटाए जाने का मुद्दा भी उठाया। दरअसल 11 अप्रैल को विजिलेंस विभाग ने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को पद से हटा दिया था। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक विभव को हटाए जाने का कारण नियुक्ति के समय उचित प्रक्रियाओं का पालन न करना बताया गया है। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने और लोक सेवकों को धमकी देने का आरोप भी है। इस पर आतिशी ने कहा कि कई साल पुराने मामले का हवाला देकर मुख्यमंत्री के पीए को बर्खास्त किया गया है। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाना आतिशी की पुरानी आदत है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सत्ता के मोह में इतने मदमस्त हैं कि वो जेल से सरकार चलाने पे आतुर हैं और वो सीएम की कुर्सी छोड़ने पे उस पर भी अडिग हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या बात आम आदमी पार्टी में प्रतिभा का अकाल है क्या? 60 से ज्यादा आपके पास विधायक हैं, क्या उनमें से एक भी योग्यता नहीं रखता सीएम बनने का? आप दिल्ली की जनता का अहित करना बंद करिए, अपने दल में से किसी एक को चुनिए जो मुख्यमंत्री की भूमिका निभा पाए और दिल्ली का अहित करना बंद करिए। रही बात जो आज उन्होंने प्रेस वार्ता में ये अजीब अजीब सी भविष्यवाणियां करी हैं, ये उनकी पुरानी आदत है। इस प्रकार के ज्योतिष विज्ञान की ज्ञाता मैं तो नहीं हूं। आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के ही नेता विधायक सौरभ भारद्वाज ने भी मीडिया के सामने आकर कहा था कि जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं तब से उपराज्यपाल वीके सक्सेना आम आदमी पार्टी की सरकार के काम में दखल डाल रहे हैं। दरअसल बीते दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा था। एलजी ने अपने लिखे पत्र में आरोप लगाए कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल लड़खड़ाया हुआ है। इसके सुधार के लिए 2 बार उन्होंने बैठक बुलाई, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई मंत्री शामिल नहीं हुआ। गृह मंत्रालय की अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस लेटर पर आपत्ति जताई है। अब बात कर्नाटक के बेंगलुरु में हुए रामेश्वर कैफे ब्लास्ट की। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने इस मामले में 12 अप्रैल को बड़ा एक्शन लिया। ब्लास्ट के आरोपी और एक अन्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों आरोपी हैं अब्दुल मथीन ताहा
और मुसविर शाजीब हुसैन। इनकी गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले से हुई, जहां ये अपनी पहचान छिपा करके रह रहे थे। 1 मार्च को रामेश्वर कैफे में हुए ब्लास्ट में 9 लोग घायल हो गए थे। इस ब्लास्ट में टाइमर का इस्तेमाल करके आईईडी धमाका किया गया था। आरोपियों को पकड़ने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में एनआईए के अलावा कई राज्यों की पुलिस एजेंसियां भी शामिल थीं। बंगाल पुलिस का कहना है कि जानकारी मिलने के 2 घंटे के भीतर ही आरोपियों को पकड़ लिया गया। इस बारे में पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर के पुलिस अधीक्षक ने विस्तार से जानकारी दी। कल रात हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आया। बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम लोग काम किए और एक जॉइंट ऑपरेशन में स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का एक जॉइंट ऑपरेशन में इन्फॉर्मेशन मिलने के 2 घंटे के अंदर हम लोग जो बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट है उसके 2 जो सस्पेक्ट थे उनको डिटेन कर पाए। हम फिर से बोल रहे हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आने के विदिन 2 आवर्स जो जॉइंट ऑपरेशन हुआ उसमें हम विद सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज स्टेट पुलिस हम लोगों को ये सक्सेस मिला और बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के 2 सस्पेक्ट को हम डिटेन कर पाए। दोनों आरोपियों के पश्चिम बंगाल से पकड़े जाने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल भाजपा के सह प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट लिखा कि दोनों आरोपी आईसिस की शिवमोगा सेल से जुड़े हो सकते हैं। दुर्भाग्य से ममता बनर्जी के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। अमित मालवीय के इस ट्वीट के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पलटवार आया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पश्चिम बंगाल पुलिस की मुस्तैदी को केंद्रीय एजेंसियों ने भी सराहा है। राज्य कभी भी आतंकियों के लिए पनाहगाह नहीं बनेगा और हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए काम करते रहेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री शशि पांजा ने भी बीजेपी के दावों पर पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल पुलिस को खबर आते ही 2 घंटे में ये लोग जो छुपे हुए थे उनको उनके डेरा से निकाल के उनको अरेस्ट करवा दिए। एनआईए ने इस बात को लेके पश्चिम बंगाल की भूमिका को लेके, पुलिस की भूमिका को लेके प्रशंसा की। तो इसको अब भाजपा को घुमाना है। कहने की बात है कि पार्लियामेंट की सुरक्षा जो कॉम्प्रोमाइज थी, पार्लियामेंट में घुस गया आप, उसको लेके भाजपा कुछ बोल पाई? नहीं बोल पाई। और वो कहती कि बंगाल यहाँ सेफ हेवन है, यहाँ आश्रय दिया जाता है। तो ये सब जो है पूरी बात को घुमाने की कोशिश है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एनआईए ने इस दौरान 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया, जिससे ये बात निकली कि आईसिस के 2 मेंबर शाजिब और ताहा ने धमाकों को अंजाम दिया था। ये दोनों साल 2020 से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर थे। ब्लास्ट की साजिश में साथ देने वाले मुजम्मिल शरीफ को एनआईए ने 27 मार्च को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि ब्लास्ट से पहले आरोपी ताहा चेन्नई में विग्नेश और सुमित नाम के फर्जी आईडी का इस्तेमाल करके रह रहा था, जहां से पता चला है कि ताहा ने पहचान छुपाने के तहत ऑपरेशन की फंडिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया था। अब बारी लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के अपडेट्स की। शुरुआत एक मुलाकात की चर्चा से करते हैं। बड़े रोचक से संदेश निकल रहे हैं इस मुलाकात से। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की सपा के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात। दोनों की तस्वीर आम आदमी पार्टी ने ट्वीट की, साथ में कैप्शन लिखा, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं शेर सांसद संजय सिंह ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। देश का लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए इंडिया अलायंस मजबूती से तानाशाह के खिलाफ लड़ेगा और जीतेगा। ये कैप्शन आम आदमी पार्टी ने दोनों की तस्वीर पर दिया। इस मुलाकात के बाद संजय सिंह और अखिलेश यादव ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। बता दें कि संजय सिंह लंबे समय से करीब 6-8 महीने से दिल्ली की जेल में बंद थे। दिल्ली की जो शराब नीति का केस चल रहा है, जिसमें अब आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में, उसी सिलसिले में उसी केस में संजय सिंह भी जेल में रहे हैं। बीते दिनों उन्हें जमानत मिली। इसके बाद से वो लगातार चुनाव के काम में, आम आदमी पार्टी के तमाम कामों में सक्रिय दिख रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मुलाकात की अखिलेश यादव से भी। इस मुलाकात से पहले अखिलेश यादव ने पीलीभीत में चुनावी रैली भी की। भाजपा के गारंटी कैंपेन पर तंज कसा, कहा कि इनकी गारंटी नहीं घंटी है, जो गारंटी देते फिर रहे हैं। उनकी सरकार में हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने उन लोगों को भी सम्मान दिया जिन्होंने किसानों पर थार चढ़ा दी थी। थार चढ़ाने वालों को भाजपा ने टिकट दे दिया। अखिलेश ने और भी तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। हमारी फौज की भर्ती को, जो फौज सबसे सेंसिटिव है, हमारी सीमाएं सबसे सेंसिटिव हैं,
चीन को लेकर के सवाल खड़े हैं कि रिजांगला को लेकर के क्या हमारा रिजांगला का मेमोरियल नहीं तोड़ दिया? चीन की फौज आई और रिजांगला का मेमोरियल तोड़ दिया। क्या आप ऐसे दुनिया में विश्वगुरु बनेंगे? क्या दुनिया में आपकी पहचान इसलिए बनेगी कि आपने अपनी सीमा सिकोड़ ली है? आपकी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। और सोचो, एक देश की बीजेपी की सरकार क्या कहती है कि अगर उन्होंने हमारे गांव के नाम बदले हैं तो हम चीन का नाम बदल देते हैं। चीन का नाम मत बदलो, केवल चीन से कारोबार अगर आप रोक दोगे तो शायद हमारा देश दुनिया में सबसे आगे दिखाई देगा। केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC ने चुनाव आयोग यानी EC को नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग पर कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए जवाब मांगा गया है। दरअसल कुछ लोगों ने एक RTI लगाई थी जिसमें चुनाव के दौरान EVM और VVPAT मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए थे। आयोग ने 30 दिन बीत जाने के बाद भी इस RTI का जवाब अभी तक नहीं दिया है। सीनियर अधिकारियों ने पहली अपील भी नहीं सुनी, जिस पर CIC ने नाराजगी जाहिर की है। और अब आज का चुनावी किस्सा। 1971 में चुनाव का ऐलान हो चुका था। ऐन मौके पर जनसंघ के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ा दांव खेला। यूपी में बलरामपुर की सीट छोड़कर ग्वालियर से चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने किया। पार्टी में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने वाजपेयी को समझाया कि विपक्ष ये प्रचारित करेगा कि उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए। ये भी समझाया गया कि सिंधिया परिवार के गढ़ में चुनाव लड़ने का दांव उल्टा पड़ सकता है। वाजपेयी अपनी बात पर टिके रहे, यहीं से लड़े और जीते भी। उन्होंने कांग्रेस के गौतम शर्मा को करीब 70,000 वोट से उस समय हराया था। टीवी वाली भाषा में कहें तो उस समय भी ये एक किस्म का मास्टर स्ट्रोक था। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कंधों पर मेहनत का बस्ता, आंखों पर कौतूहल का लेंस, आपकी कहानियों के पहले गवाह और पर्दे के पीछे के नायक। गांव देश के मिजाज सुनने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा 2024। पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर। ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का।